हे नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह और मैं सबसे पहले आप सभी को बेटा बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। हम सभी संविधान पढ़ते हैं, आप मुझे कहते हैं सर मैं संवैधानिक एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता हूं। तो संवैधानिक निर्माता के रूप में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, हमें सबसे पहले बेटा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा आपको सबसे पहले बधाई। 135वीं जयंती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं आपका गुरु हूं, संविधान पढ़ाता हूं, संविधान मेरा फोर्टे अगर एरिया है, तो मैं अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से आपको कुछ विषयों को लेकर सोचने पर मजबूर करूं। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है आज का जो सेशन है बेटा थोड़ा बहुत इनका अनकंफर्टेबल हो कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि सही रूप में हमें अंबेडकर जी को पहचानना है, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके आदर्शों को अपनाना है, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा कि जो भी परिस्थितियां हमारे समकालीन गुजर रही हैं, उनका ऑनेस्टली रिव्यू करके यह पूछना होगा कि अगर आज संवैधानिक निर्माता बी आर अम्बेडकर जी होते तो वो क्या सोचते, वो क्या कहते। मैंने लिखा भी अपनी स्लाइड पर आपके लिए कि आज अगर अंबेडकर जी हमारे सामने खड़े होते तो वो क्या कहते। क्या वो कहते कि इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सक्सेस, संविधान बनाया भाई देखो उन्होंने, है ना। या वो हमसे सवाल पूछते कि भैया तुमने तो संविधान को फॉलो किया नहीं और तुमने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मैनिपुलेट कर दिया। तो मैंने लिखा आपके लिए कि आइए सुनते हैं अंबेडकर जी अगर आज होते तो वो क्या कहते। और कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूं भाई, मैं संविधान का टीचर हूं, लंबा अनुभव है मेरे पास। तो यदि मैं बोल रहा हूं इसका मतलब आपको जरूर सुनना चाहिए और सोचना चाहिए। मैंने इस विषय को 10-15 मिनट आपके लूंगा, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है अपने अनुभव के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो समानता को लेकर है, इक्वालिटी मिथ और सेलेक्टिव रियलिटी। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, भाई सभी कानून के समक्ष जो हैं वो समान हैं। लेकिन मुझे ऑनेस्टली जवाब दे दो, क्या इस देश में 145 करोड़ लोगों के लिए लॉ इक्वल है बेटा? बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद। हाल के समय में हाथरस गैंगरेप केस आपने देखा, बिल्किस बानो केस में रेमिशन देखा। एनसीआरबी बेटा आज से नहीं, 1952 से, जब से पहला चुनाव हुआ, सरकारें बनी, जाति आधारित हिंसा के आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि इस देश में जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव होगा। होता है कि नहीं होता है? आप बताओ, अपने गांव में जाकर देख लो, आज भी भेदभाव होता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, गोरा काला के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर। तो मैं मानता हूं इन सारी परिस्थितियों में जो संविधान लागू होने के बाद 1950 से इस देश में चल रही हैं, यदि आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते तो वो क्या कहते। अगर अम्बेडकर आज होते, मैंने आपके लिए लिखा, तो वो देखते कि इक्वालिटी सिर्फ कागज पर है। अमीर गरीब, ऊंची जाति नीची जाति, कानून सबके लिए एक तो है, लेकिन न्याय सबको एक जैसा नहीं मिलता। अंबेडकर कहते कि तुमने इक्वालिटी के को प्रिंसिपल नहीं प्रिविलेज बना दिया। आर्टिकल 14 लिखा तो सबके लिए है, लेकिन सही मायने में बेटा अप्लाई नहीं हो पा रहा है, केवल चुनिंदा लोगों पर अप्लाई हो पा रहा है। आप कह सकते हैं कि सर ये आपकी सोच है, हां बशर्ते मेरी सोच है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। जो समकालीन परिस्थितियां हैं बेटा उसका अवलोकन करना पड़ेगा। आगे चलता हूं, आपको सोचने पर और मजबूत करता हूं। लिबर्टी हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं, मैंने लिखा लिबर्टी राइट और स्टेटस बेस्ड फैसिलिटी। आर्टिकल 21 की बात कर लो, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबसे महत्वपूर्ण है, हम उसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। हम मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जहां पर नैसर्गिक न्याय को बेटा संविधान का हिस्सा बनाया गया। किसी भी प्रक्रिया को जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल बनाने की बात की गई। हुसैनारा खातून की बात करते हैं वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां कैदियों के अधिकारों की बात की गई। लेकिन रियलिटी क्या है? बेल वर्सेस जेल डिबेट आज भी 2025 में हो रही है। भारतीय जेलों का एक बार अवलोकन कर लो, किसी भी जेल में चले जाओ बेटा 130 to 131% ज्यादा आपको कैदी उसमें मिलेंगे। कुछ जेलों में 400-500% से ज्यादा कैदी रह रहे हैं, जो क्षमता है बेटा। कुल कैदी इस समय देश में कितने हैं? 5.7 लाख। आपको जानकर आश्चर्य होगा बेटा 4.34 लाख, जो 76% कैदी आज जेलों में बंद हैं, वो बेचारे अंडर ट्रायल हैं। ज्यादातर अंडर ट्रायल वो हैं जो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, माइनॉरिटी हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं, महिलाएं हैं। आप कहेंगे अरे आप एक बार देख लो। सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, ये जो लिबर्टी है क्या ये सबके लिए इक्वल है? और मैंने लिखा, आपके लिए लिखा कि अगर अंबेडकर आज होते बेटा तो वो पूछते क्या लिबर्टी सच में सबको मिलती है? मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी को एक्सपेंड किया, लेकिन हुसैनारा खातून में लाखों अंडर ट्रायल
बिना ट्रायल के जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इसे भी एड्रेस कर लो। मैं कहता हूं अंबेडकर होते तो कहते लिबर्टी शायद रिच के लिए राइट है लेकिन पुअर के लिए स्ट्रगल है। जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है लिबर्टी एक झूठा वादा है, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं जेलों में प्राय जाता रहता हूं। आप एक बार सोचिए, ये सवाल पूछिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तीसरा विषय है बेटा फ्रीडम से जुड़ा हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच रियल और फियर ड्रिवन। आर्टिकल 19(1) सबसे ज्यादा चर्चा आजादी के बाद किसी अधिकार को लेकर हुई तो वो बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप मुझे बताइए, जो सेडिशन का लॉ है बेटा हमेशा उस पर डिबेट चलती रहती है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के आने के बाद भी आज भी हम जो बुद्धिजीवी वर्ग है जब ऑनलाइन कुछ लिखते हैं मन में एक डर तो रहता है, मुझे भी रहता है। मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं भैया मेरे कहने का मतलब ये है, वो मत समझ लेना। क्यों? स्ट्रेट सवाल, क्या आजाद भारत में राइट टू डिसेंट सेफ नहीं है? आपने महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस देखा होगा। आप हमेशा से जब से देश का संविधान लागू हुआ, नई सरकारें बनना शुरू हुई, आपने हॉर्स ट्रेडिंग जैसे घटनाओं के बारे में सुना होगा। जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट होते हैं राजनेताओं के, उनके बारे में आप सुनते होंगे। इस देश में 120 से ज्यादा बार संवैधानिक जो इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी विच वी कॉल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लग चुकी है। 120 से ज्यादा बार। बेटा सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, वोट जनता देती है लेकिन सरकार कौन बनाता है? अंबेडकर जी होते तो निश्चित तौर पर बेटा कहते डेमोक्रेसी को लेकर, आर्टिकल 19 को लेकर वो देखते कि जो बोलता है सच उसे सेडिशन का डर है, जो सवाल उठाता है उसे ट्रोल किया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन डिसेंट की कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने चुकाई, हर दौर में चुकाई। अंबेडकर कहते अगर आज वो जीवित होते डिसेंट दबाना डेमोक्रेसी को कमजोर करना है। जिस दिन सवाल पूछना बंद हो गया उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो गई। निश्चित तौर पर बेटा ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अगले विषय पर आपको लेकर चलता हूं जो बेटा इंडिपेंडेंट और इन्फ्लुएंस से जुड़ा है। हमारे देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जिसे हम कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मैं मानता हूं यदि आज अंबेडकर होते तो वो देखते कि कैसे तीनों पिलर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर अपनी अपनी बाउंड्रीज भूल गए हैं। कभी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पर प्रेशर डालती है, कभी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को रबर स्टैम्प बना देती है। जब मैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर की बात करता हूं तो देश तो यही चला रहे हैं। चूंकि अधिवक्ता हूं, कोर्ट से जुड़ा हूं, लॉयर हूं, आप बताइए इस देश में 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की पेंडेंसी है। 50 मिलियन जो हमारी जिला न्यायालय है बेटा 4.6 करोड़ केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में मुझे लगता है 63 लाख केसेस पेंडिंग होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो लेटेस्ट आंकड़े मुझे याद हैं 88,000 से ज्यादा मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर एलिगेशन का हमेशा आरोप लगता है। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इस देश पर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया। तो इस देश में बिल्कुल सीधा सवाल है, देश के संविधान के लागू होने के बाद क्या इंस्टीट्यूशन हमेशा न्यूट्रल नहीं या प्रेशर में काम की? मुझे लगता है यदि अंबेडकर जी आज होते तो कहते इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है, परसेप्शन और प्रेशर के बीच फंसी हुई है। सेपरेशन ऑफ पावर केवल टेक्स्ट बुक में बचा है। यह हमें और आपको सोचना होगा। हम और आप देश और समाज बनाते हैं, सरकार का चुनाव करते हैं, तो हमें सेपरेशन ऑफ पावर के लिए लड़ना होगा, हमें उसकी महत्वता को समझना होगा। अगला विषय है रियल चेंज और पॉलिटिकल टूल, जो सोशल जस्टिस है बेटा। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 उपखंड 3, अनुच्छेद 16 उपखंड 4। मुझे लगता है यदि आज अगर अंबेडकर होते तो वो देखते कि रिजर्वेशन और सामाजिक न्याय के नाम पर इस देश में वोट्स मांगे जाते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलती है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 से बैन है, लेकिन क्या अनटचेबिलिटी सही मायनों में बेटा खत्म हुई? आप मुझे बताओ। आप ऊना फ्लोगिंग इंसिडेंट की बात कर लो, पालघर लिंचिंग केस की बात कर लो, दिल्ली में जो दंगे हुए उसकी बात कर लो, उदयपुर में जो टेलर था जो उसकी हत्या हुई, जो करौली में क्लैश हुआ, नूह में जो वायलेंस हुआ, मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात कर लो बेटा। इस देश का जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है वो कहता है कि आज भी इस देश में 58,000 से ज्यादा लोग बेटा गटर साफ कर रहे हैं, हमारी गंदगी साफ कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी कहते हैं कि 2018 से 2023 के बीच 400 लोग बेटा गंदगी साफ करते हुए गटर में अपनी जान दे दिए। ये तो आंकड़े केवल कागजी हैं, न जाने कितने लोग मर गए होंगे।
ऑनर किलिंग का केस है ही है इस देश में। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भारत की सुप्रीम कोर्ट कहती है प्यार मोहब्बत करने में कोई दिक्कत नहीं है, जाति नस्ल धर्म की बात कर लो, कोई किसी से प्यार कर ले शादी कर ले, होता है ऐसा। जनहित अभियान में ईडब्ल्यूएस कोटा पर रिजर्वेशन लग गए, लेकिन आज भी लोग उस पर सवाल पूछते हैं। मैं कहता हूं भैया मेरिट वर्सेस इक्वालिटी सेम स्टार्टिंग लाइन है क्या सभी के लिए? मैं मानता हूं जो महाराष्ट्र में हुआ, आप स्कैवेंजिंग की मैंने बात की, आप आभा सिंह जी के प्रयासों को देखिए, ईशा सिंह जी आईपीएस के प्रयासों को देखिए, जिन्होंने अपने प्रयासों से जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में लोग लगे हुए थे उनको न्याय दिलवाया, पैसा दिलवाया। लेकिन क्या ये पूरे देश में हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। आजादी के इतने वर्षों इतने दशकों के बाद भी बेटा मैं कहता हूं कि आज भी एक ऐसा वर्ग है जो हमारी आपकी गंदगी साफ कर रहा है। हम कह रहे हैं साहब हम तो सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मुझे लगता है यदि आज अंबेडकर होते तो वो कहते कि सोशल जस्टिस बेटा पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिटिक्स बन गया है। जब तक इसे वोट बैंक की नजर से देखा जाएगा, असली बदलाव नहीं आएगा। तो बदलाव तो हम और आप लेकर आते हैं। मैंने गांव का उदाहरण दिया, आप गांव में जाकर देखिए, आज भी बेटा सामाजिक न्याय नहीं अपितु सामाजिक अन्याय हो रहा है। सोचना पड़ेगा अंबेडकर जी की जयंती पर। मूलभूत सवाल है हमें और आपको मिलकर। कंप्लीटली इग्नोर्ड रियलिटी द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A बाद में जोड़ा गया। अंबेडकर जी आज होते तो वो देखते कि हर नागरिक राइट्स की बात करता है, ड्यूटी की बात नहीं करता है। जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने 1952 में कह दिया था कि बहुत ज्यादा मैं करोगे तो कटना पड़ेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी बेटा जो डिस्ट्रॉय होती है जब लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, फेक न्यूज है, हेट स्पीच है, टीआरपी की जो होड़ है, इन रे डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज का जो केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 2007 में आया जस्टिस अरिजीत पासियात का, और नॉइज पॉल्यूशन को लेकर जो गाइडलाइन 2005 में जस्टिस आरसी लाहौटी ने जारी की, वो केवल गाइडलाइन है, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं कहता हूं सीधा सवाल खुद से, क्या हम राइट्स मांगते हैं, हम ड्यूटीज फॉलो क्यों नहीं करते? अगर आज अंबेडकर होते तो मुझे लगता है फंडामेंटल ड्यूटी पर वो कहते कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को सील्ड बना लिया, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, राइट्स और ड्यूटीज जब साथ चलते हैं वही बेटा देश का निर्माण करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, लेकिन हम केवल अपने अधिकारों की मांग करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, रूल ऑफ लॉ रियल और इनकंसिस्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन देख लो, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ देख लो। यदि आज अंबेडकर होते तो वो देखते कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है लेकिन उसकी एप्लीकेशन इनकंसिस्टेंट है। एक ही अपराध के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग न्याय मिलता आया है। हम देखते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर रूल ऑफ लॉ आज से थोड़ी ना 24 अप्रैल 1973 केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से चल रही है। लेकिन हम तो सेलेक्टिव एक्शन एलिगेशन की बात करते हैं। हमें यह पूछना चाहिए कि क्या इस देश में एविडाइसी के रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिफॉर्म है? नहीं है रूल ऑफ लॉ बेटा यूनिफॉर्म। इसीलिए मैं कहता हूं अंबेडकर होते तो कहते रूल ऑफ लॉ मजबूत है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी उसकी चैलेंज बन गई है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे जज हो। लेकिन आपको पता होगा सच्चाई क्या है, सोचना पड़ेगा इस देश के युवाओं को। अगला विषय है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जब हम संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं तो क्या हम उसे फॉलो करते हैं या बाईपास कर देते हैं? अंबेडकर जी का कोर आइडिया है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अगर अंबेडकर जी आज होते तो वो देखते कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, उसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को टेक्निकली फॉलो करते हुए उसकी स्पिरिट को तोड़ा जा रहा है। आज से नहीं तोड़ा जा रहा है, हमेशा से तोड़ा जा रहा है जो संवैधानिक नैतिकता है। मैंने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात की। आप 24वें संवैधानिक संशोधन को उठा के देख लो, 25वें को, 39वें को, 52वें को संवैधानिक नैतिकता को तोड़ा गया। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला की बात कर लो, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर लो, मिनर्वा मिल की बात कर लो, एसआर बोमई की बात कर लो बेटा, लेटेस्ट केस लॉ में नबम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर की बात कर लो, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हम लूप होल पॉलिटिक्स को देखते हैं, हम टेक्निकल कंप्लायंस में फंसे हुए हैं। मोरल वायोलेशन का सवाल पूरे देश में जीवंत है। सीधा सवाल मैं कहता हूं, रूल ऑफ लॉ है कि रूल ऑफ कन्वीनियंस? आप कहेंगे नहीं सर रूल ऑफ लॉ है। मैं कहूंगा नहीं भैया, रूल ऑफ कन्वीनियंस चल रहा है इस देश में, और हमें और आपको मिलकर सोचना होगा कि रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा या कन्वीनियंस से चलेगा। मैं मानता हूं अगर अंबेडकर होते तो कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्ट्रेंथ है बेटा उसके टेक्स्ट नहीं है, उसकी स्पिरिट में है। जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को नहीं अपनाएंगे
सिर्फ सोशल मोरालिटी से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें और आपकी जो सोच है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के इर्द गिर्द होनी चाहिए। तो मैं मानता हूं, देखो मेरी बात समझो, अगर अंबेडकर होते तो कहते बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और इसे फॉलो करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हम मान के चलते हैं कि यह जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की है। नहीं बेटा, केवल नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी है हमारी और आपकी। क्यों हमारी और आपकी है? हमें समझना होगा देश के संविधान के लागू होने के बाद आज से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता है इस बात को सोचने के लिए, तब से लेकर आज तक क्या मेरा संविधान फेल हुआ जिसे बी आर अंबेडकर जी ने बनाया? नहीं। क्या हमारा सिस्टम फेल हुआ? नहीं। अरे फेल कौन हुआ? हम। कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही अच्छा है जितना उसे लागू करने वाले लोग स्वयं डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन इज एज गुड एज द पीपुल इंप्लीमेंटिंग इट। तो जो लागू करने वाले लोग हैं जैसे वो हैं बेटा, वैसा ही संविधान माना जाएगा। इसलिए हमें और आपको बदलना होगा। इसीलिए मैं मानता हूं कि अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के सपने को सच करना है तो संविधान की जो लेटर एंड स्पिरिट है उससे खुद को जोड़ना होगा। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, हमारे देश में क्या कन्वीनियंस डेमोक्रेसी है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लेकिन याद रखो बेटा, वी नीड रियल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये जितने विषय मैंने आपको बताए, जितने सवाल मैंने आपको बताए, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा ज्ञान है, ये इतने दिनों से जो मैं संविधान पढ़ा रहा हूं उससे निकले हुए कुछ विषय हैं, मेरे ऊपर भी लागू होते हैं, आपके ऊपर भी लागू होते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि यदि आज हम डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की जयंती को मना रहे हैं तो इससे अच्छा दूसरा दिन नहीं हो सकता है इन सारे विषयों को अवलोकन करने का। इन्हीं सवालों के साथ मैं आज के सेशन को खत्म करता हूं। आपको फिर से एक बार बधाई देता हूं डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की जयंती पर। लेकिन मैं चाहूंगा हम और आप मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण करें और इन सारे विषयों पर बेटा संवैधानिक सोच को डेवलप करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई।